चलिए मेरे भाई, हमने ये पढ़ा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आप पीछे वाले स्लाइड्स को एक बार देख लीजिएगा, उसमें वो लिखा हुआ था जब पार्लियामेंट वाला स्लाइड देख रहे थे कि पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट भले ही पार्ट ना हो दोनों हाउस का, लेकिन बिल नहीं बनेगा लॉ जब तक कि वो पास मतलब असेंट ना दे दे। तो इसीलिए तो ये तो रॉन्ग हो गया। यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंटेड है, दिल्ली, पुडुचेरी और जेएनके, वो भी सारे रिप्रेजेंटेड हैं, तो दोनों रॉन्ग हो गया। अब मान लो कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा फर्स्ट भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, सब रॉन्ग, तो आंसर ही बचेगा ना, डी नन। यस समझ में सर। आ रहा है शबनम? यस सर। ठीक है ना? इट इज चीफ इलेक्शन कमीशन, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीजें जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, कोई कुछ डिसाइड करेगा, इलेक्शन डिस्प्यूट्स वैरी करता है। तो नेशनल वोटर्स डे अभी हमने यस सर, बताया था ना 25th कि कब सेलिब्रेट होता है ना। अरे वाह, चल। वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिल, ये क्या लिखा है शबनम इसमें? द ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। वेरी गुड। अब मनी बिल जो है ये आर्टिकल 110 में है, यस सर। 110 में आता है मनी बिल। फाइनेंशियल बिल जो है इसके दो टाइप हैं। एक टाइप जो है फाइनेंशियल बिल का 117 आर्टिकल में आता है, क्लॉज 1। दूसरा जो फाइनेंशियल बिल है वो आता है 117 क्लॉज 3। अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई, मनी बिल का याद रखना 110 है। और बजट का कौन सा आर्टिकल है? सर बजट का 110 ही है। अरे चा, क्या हो गया ये तो ब्लेंडर किया है इस लड़की ने। ठीक है, ओ 12। 112, 112। और बजट का दूसरा नाम क्या है शबनम? बजट वर्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन हैज यूज्ड सम अदर वर्ड। व्हाट इज दैट? फाइनेंशियल। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12। तो ऐसे बोलता है 12, कैसे बोलता है 12? तो एक बार बोल के दिखा। 12। 12, ओके। सो ऑर्डिनरी बिल्स में क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं प्रेसिडेंट के पास, वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या वीटोज हैं उनके पास? मनी बिल में क्या क्या वीटोज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या क्या वीटोज हैं? अच्छा, सर मनी बिल में सर वो क्या बोलते हैं, मंजूरी देता है पैसे निकालने की। अरे वाह। ऑर्डिनरी बिल में क्या कर सकता है, चाहे तो वो एसेंट दे दे या विथहोल्ड कर दे एसेंट, या रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है। तो सारे तरह के वीटोज हैं उनके पास। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो भी है, पॉकेट वीटो भी है, सस्पेंसिव वीटो भी है। मनी बिल के केस में सस्पेंसिव वीटो नहीं है, ही डज नॉट हैव सस्पेंसिव वीटो बिकॉज़ ही कैन नॉट सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ईदर ही विल गिव असेंट यस और सर। विथहोल्ड असेंट। फाइनेंशियल बिल तो है। अब मैं फाइनेंशियल बिल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। फाइनेंशियल बिल 1, जिसके के बारे में, और अगेन इसको बस सुनो और भूल जाओ, नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल बिल 1 जो है, ये बहुत, जैसे कि इसमें दो ही चीजें ऐसी हैं जो मनी बिल जैसी है। पहली बात, इसमें कुछ प्रोविजन है विच इज सिमिलर टू मनी बिल। इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ओनली इन लोकसभा। ठीक है, अभी जैसे मनी बिल के बारे में पढ़ोगे तुम देखोगे कि मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। लोकसभा के पास बहुत ज्यादा पावर है, राज्यसभा की इसमें चलती वलती नहीं है मनी बिल में। ज्वाइंट सिटिंग अलाउड नहीं है मनी बिल में। लोकसभा ने पास कर दिया तो पास कर दिया। लेकिन ऐसा फाइनेंशियल बिल 1 और 2 में नहीं होता। फाइनेंशियल बिल 1 ये भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा जैसे कि तुम्हारा मनी बिल किया जाता है। और दूसरी चीज है, ये भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही इश्यू होता है। लेकिन इसके बाद बाकी सारी चीजें इसकी ऑर्डिनरी बिल टाइप से है फाइनेंशियल बिल की, कि इसको भी ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है, राज्यसभा मना कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी फालतू बातें, बस दो ही तीन चीजें हैं जिसमें ये सिमिलर है मनी बिल से, बाकी चीजों में डिफर करता है। फिर फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो ऑलमोस्ट सारे मैटर्स में ऑर्डिनरी बिल की तरह ही है, लेकिन उसको मतलब इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना होता है, जस्ट लाइक अ मनी बिल। तो ये सारी बातें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाह रहे हो, उसके लिए बिल ला रहे हो। आगे चले छबू मियां, आगे भी दिखेगा ये सब। यस सर। चलिए, आवाज कट रहा है छबू मियां? सर मेरा आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, अभी कट रहा था, अब बात कर लेते हैं। यस सर। एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ, तुम्हारा आवाज थोड़ा सा कट रहा है। तो ऑर्डिनरी बिल्स का क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीडिंग है। अगेन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको आराम से लक्ष्मीकांत में भी देख सकते हो, अभी मत देखना, एग्जाम के बाद देखना। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, फिर जैसे कि ये लोग जो है, आपको पता है कि मंत्री लोग इतने एमपी जो है इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे एमपी भी आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब एकदम आपके नहीं होंगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन करके आए हैं। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, कमेटी भेजते हैं, कमेटी डिसाइड करता है जिसमें कि पढ़े लिखे लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सर्टेन सेक्टर्स के जो ज्ञानी लोग हैं, वो देखते हैं बिल को। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं। फिर थर्ड रीडिंग में बिल को पास किया जाता है, फिर सेकंड हाउस में जाता है, सेकंड हाउस में भी इस तरह से 3 बार रीडिंग होती है। लेकिन आजकल थोड़ा बाईपास हो रहा है ये सब रीडिंग बहुत जल्दी। इसमें सर क्या वो है, हम जो ऑर्डिनरी कमिटी बिल की बनता बात है, करें। क्या है? सर हाँ वो हाँ जो शंभू, कमिटी, हाँ कमिटी भेजता है। उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं ना? किसको? जो कमेटी को भेजता है। वो कमिटी को। वो कमेटी नहीं, बहुत सारी कमिटीज होती है, डिपेंड करता है किस कमेटी को भेज रहा है वो। ठीक है ना? तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है नहीं होती है, डिपेंड करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है।
ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारी कमिटीज़ हैं जो ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कुछ नहीं मेंशन है। उसको छोड़ दो अभी। वो कमिटी कौन-सी है डज़न्ट मैटर। ये कमिटी सेलेक्टेड लोगों की होती है। जैसे फाइनेंस का कोई एक्सपर्ट होगा, कोई डिफेंस का एक्सपर्ट होगा, वो सारे एक्सपर्ट देखते हैं। ये लोग एक्सपर्ट थोड़ी ना एमपीज़, ठीक है? ये सेकेंडरी में यस। होता है। पावर है, इक्वल पावर है और अगर ये लोगों में कोई डिस्कशन नहीं हो पाता, डेड इक्स क्या बोलते हैं? स्टेलमेट रहता है 6 महीने तक और एक डेडलॉक हो गया तब और तब उस केस में जॉइंट सिटिंग होगा। हैव यू हर्ड अबाउट जॉइंट सिटिंग मिस शबनम? यस सर। अरे वाह! उसको प्रिसाइड कौन करेगा शबनम? हू विल प्रिसाइड जॉइंट सिटिंग? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। यही तो हमने देखा था जब स्पीकर और वीपी का पावर देख रहे थे। किस करेगा इसको प्रिसाइड कौन करेगा? तुम्हारा स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है? और उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया, तो ये बिल पास हो गया। जनरली इसमें क्या होता है कि मान लो जॉइंट सिटिंग हुआ, लोकसभा का 500 मेंबर आया है, राज्यसभा का 200 मेंबर आया है और 700 मेंबर है। तुमको पास करने के लिए 351 मेंबर्स चाहिए, तो ऑब्वियसली लोकसभा वाले जनरली पास करवा लेते हैं जॉइंट सिटिंग में क्योंकि उनके पास ज्यादा मेंबर्स हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोइता यस। शबू मियां? यस सर। यस सर। अरे वाह, वाह, वाह शब्बू! अब इधर आते हैं जॉइंट सिटिंग। ये क्या हो रहा है? जल्दी से बताओ सर शब्बू सेशन। मियाँ। जॉइंट सिटिंग हो रहा सर है सेशन जॉइंट मीटिंग। हाँ, अब इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ तो शब्बू। ऑल रेवेन्यू। सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तुम देखना है कितना क्वेश्चन पूछता है इससे यस सर। और फिर भी तुम याद नहीं करता है। मनी बिल, मनी बिल क्या है? मनी बिल किस आर्टिकल में शब्बू? 110 कैसे पता? और बजट 112। अरे बजट को क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? सर फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल। स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बजट कोई वर्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। देख से बजट एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें ना बहुत सारी डेफिनेशन है मनी बिल का। मनी बिल का क्या मीनिंग है कि अगर आप पैसा निकालना चाह रहे हो, यू वांट टू अप्रोप्रिएट मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या आप टैक्सेशन कुछ चेंज वेंज करना चाह रहे हो, ये सारी बातें हैं। तो ध्यान रखना, अभी मैं आपको 5-6 पॉइंट्स दिखाऊंगा कि व्हाट इज कॉल्ड अ मनी बिल। वो 5-6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर अभी हमने फाइनेंशियल बिल 1 देखा था, फाइनेंशियल बिल 2 देखा था। फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो जनरली मनी बिल से सिमिलर होता है, लेकिन आपको पता है कि वो बहुत सारे मैटर्स में ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने की बात होती है, लेकिन वो मैक्सिमम मैटर्स में मनी ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है और वो प्रेसिडेंट के परमिशन पे ही उसको निकाल मतलब आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसीलिए उसको फाइनेंशियल बिल 2 बोला जाता है। फाइनेंशियल बिल के जो प्रोविजंस थे मिस शबनम, वो कौन से आर्टिकल में थे? चबू मियाँ चबू मियाँ। फाइनेंशियल बिल सर 112। 117, 117 1 एंड ओ यस 117 117। 112 में तो बजट था, सब कुछ क्या 112 में ही डाल दोगे? क्या चब्बू तुमको 12 से इतना प्यार क्यों है? अब देखो मनी बिल क्राइटेरिया मेरे भाई अच्छे से समझ। एक चीज अभी पूछूंगा, ठीक है? चब्बू यहाँ हेलो यस मिस्टर सर। शबनम। हाँ, यहाँ पे ना कुछ डेफिनेशन लिखा है। ये जो डेफिनेशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी बिल तो वो मनी बिल है। वैसे मनी बिल है या नहीं ये डिसाइड करता है स्पीकर और उसका डिसीजन फाइनल है। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? सर प्रेसिडेंट स्पीकर। एकदम अभी लिखा और इसका ये हाल। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? सर स्पीकर। अरे सर! अब यहाँ से जल्दी से देखो, यहाँ पे ये सारे जो डेफिनेशन है कि अगर आप एबॉलिश, रिमिश, अल्टर या रेगुलेट करना चाहते हो टैक्स को, कुछ पैसा बोरो करना है या कुछ भी जो भी आपके मतलब आप कंसोलिडेटेड फंड से कुछ पैसे निकालना चाहते हो, आप पैसे निकालना चाहते हो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से या कंटीजेंसी फंड से, कोई एक्सपेंडिचर आपको चार्ज करना है, तो ये सारी चीजें अगर आ रही हैं तो मनी बिल का डेफिनेशन है। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देख रहे हो तुम? ये वाला फर्स्ट पॉइंट देखा? इम्पोजिशन, एबॉलिशन, यस रिमिशन, सर। अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ टैक्स। अब पीछे वाला स्लाइड देखो। पीछे वाले स्लाइड में थर्ड पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो और यहाँ पे मेरे को बताओ इस स्लाइड में ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? सर सेम ही है, अगर इम्पोजिशन करना है एबोलिशन रिमिशन तो वो मनी बिल है। नहीं, और यहाँ लिखा नेक्स्ट है कि स्लाइड में a bill is not to be deemed to be a money bill by reason only that it provides for this। वो कह रहा है यहाँ मनी बिल नहीं होगा। पिछले स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में मनी बिल के डेफिनेशन में ये लाइन दिया हुआ है। ऐसा कैसे? शबू मियाँ तुम पढ़ता नहीं है, तुम सिर्फ पराठा खाता है। सर आप बोल दीजिए। हाँ देख मेरे भाई, वहां पे ना क्या एक पॉइंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो पॉइंट क्या है कि ये इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन ऑफ टैक्स अगर कोई लोकल बॉडी कर रहा है
उस केस में आप उसको मनी बिल नहीं मानोगे। यहाँ पे जो पॉइंट लिखी है सेंटर अगर ऐसा करता है, स्टेट अगर ऐसा करता है तो वो मनी बिल होता है। लोकल बॉडी अगर ऐसा कर रहा है वो मनी बिल के डेफिनेशन में नहीं आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पंचायत म्युनिसिपैलिटीज करेंगे उसको मनी बिल में नहीं डालेंगे, लेकिन सेंटर और स्टेट अगर वो चेंज करना चाहेंगे तो मनी बिल में आता है। आर यू यस सर, अंडरस्टैंडिंग? कोई यस तरह सर। सा शब्द ना? वाह वाह चब्बू मियां, अब देखो तो इसको जरा क्या लिखा है, ये तुमको पहले से पता है। जल्दी से देखो, 20 सेकंड है। ओके सर। पता है ना, राज्यसभा का कोई पावर नहीं है 14 दिन में वो रिटर्न करना है, और वो रिकमेंडेशंस मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। इसको देखो तो चब्बू मियां, ओके सर। ठीक है। अभी हम फाइनेंशियल बिल, मनी बिल के बारे में बात कर रहे थे कि सारे ये फाइनेंशियल बिल 3 टाइप के हैं, मनी बिल भी टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल है। तो ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। मतलब ये जो दो फाइनेंशियल बिल्स हैं, दे आर नॉट मनी बिल्स। They have some provisions similar to money bills, but not all provisions are similar to money bills. Otherwise, they would have become a money bill. So they are not exactly money bill. Financial bill 1 में कुछ provision similar है money bill type के, और इनको इंट्रोड्यूस लोकसभा में किया जा सकता है, जो कि मनी बिल के साथ भी होता है, और इनको जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि मनी बिल के साथ भी है। लेकिन यही कुछ सिमिलैरिटीज है, बाकी ये बाकी सारे केसेस में एक नॉर्मल बिल की तरह है, ऑर्डिनरी बिल की तरह है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ओके। फाइनेंशियल बिल 2 जो है ये मैक्सिमम केसेस में ऑर्डिनरी बिल की तरह है, एक दो प्रोविजन है इसके मनी बिल टाइप के। ठीक है, यस सर। मोर देन दैट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको आर्टिकल याद होने चाहिए। आर्टिकल याद है तो अभी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, हेलो 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 शबू मियां, am I audible to you? यस सर। इसको पढ़ लिया स्लाइड को। फाइनेंशियल बिल 1 आर्टिकल 117 क्लॉज 1, फाइनेंशियल बिल 2 आर्टिकल 117 क्लॉज 3। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मैंने बताया था अभी, अभी जो वही अभी चीजें बताया लिखी सर। हैं इसमें। आगे चलें? यस सर। ठीक है, अब बस इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, पूछा तो है नहीं, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं फाइनेंशियल बिल 2 पे। बस इतना ध्यान रखना कि मैक्सिमम केसेस में ऑर्डिनरी बिल है, बट ये फंडा कि इसको भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इंट्रोडक्शन कंसिडरेशन, अभी उसमें मत जाओ। आगे चलते हैं, इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मेन चीज है मनी बिल का आर्टिकल प्लीज याद रखिए, बजट का आर्टिकल प्लीज याद रखिए, फाइनेंशियल बिल का आर्टिकल याद रखिए, और याद रखिए कि मैक्सिमम केसेस में ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो छब्बू मियां। देखो, रिलीजियस जो माइनॉरिटीज थे ना, उनके लिए कहाँ पे, मतलब कौन से आर्टिकल्स में प्रोविजन है? कोई फंडामेंटल राइट्स में कोई आर्टिकल है जो माइनॉरिटीज के बारे में बात यस करता है? सर। कौन सा? द माइनॉरिटी एनवायरनमेंट। वो याद है, एक 29 आर्टिकल 29 30 पढ़ा था हमने, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, यस सर, कल्चरल एजुकेशन राइट। यस सर। जिसमें बोलते हैं कि माइनॉरिटीज जो है वो अपना इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। ये सारी बातें की है ना, आर्टिकल 30 में उन्होंने बोला था कि जो माइनॉरिटीज है दे कैन एस्टैब्लिश देयर ओन इंस्टीट्यूशन। बात की है कि नहीं? हम बात करते हैं उसमें यस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया एक्सेट्रा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लगता है? चलिए मैं बता देता हूँ। नेशनल माइनॉरिटी अगर आपको डिस्कस मतलब बता दिया गया है, आप नेशनल माइनॉरिटी में आते हैं, तो आप कोई भी अपना एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। जनरल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन अलाउड है, बट आप अपने इस टाइप के इंस्टीट्यूशन में ऑलमोस्ट 75% रिजर्वेशन अपनी कम्युनिटी को दे सकते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी मेंबर नॉमिनेट हो जाएगा लोकसभा में। ये कभी पढ़ा है कि जैन का कोई एक नॉमिनेशन है? ऐसा नहीं होता ना, एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन था, वो भी हट गया। तो ये तो यस रॉन्ग सर। है। अगर आपको पता है कि सेकंड रॉन्ग है तो उससे क्या होगा? इस क्वेश्चन में सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट राइट है। तो इससे क्या होगा कि ये हट सर जाएगा, दो ये हट जाएगा, ऑप्शन। लेफ्ट विद वन बी एंड वन ओनली। हाँ, दो ऑप्शन है। तो इसमें ये जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है यही है कि इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट। आई थिंक ये 2006-7 के अराउंड आया था, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आया था ये 15 पॉइंट प्रोग्राम, और उसमें वो बातें कर रहे थे कि अगर कम्युनल राइट्स होगा उस केस में क्या होगा। हम पुलिस स्टेशन में जो होते हैं सिक्योर लोगों को या ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को डालेंगे जो थोड़े सिक्योर नेचर के हैं। बहुत सारी और बातें की गई थी कि जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन कैसे देना है, उनको कैसे और क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये पूरी पॉइंट जो है वो माइनॉरिटीज को डील करते हैं। आपको अभी दिखेगा 15 पॉइंट प्रोग्राम, तो वो सही है। ये जो सेंसस 2011 का डेटा है ना माइनॉरिटीज का, ये देख लीजिएगा कि मुस्लिम जो है वो कितने परसेंट पॉपुलेशन है। ये थोड़ा डेटा याद रखना है। और ये भी देखिएगा कि कौन सी कम्युनिटी में, मतलब जो होता है ना फीमेल्स, मतलब जो सेक्स रेशियो है, ये आपका होमवर्क है कि देखो किस कम्युनिटी का सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है। सेक्स रेशियो आपको पता है?
ये नहीं कि कौन कितनी बार सेक्स Yes, करता है, sir. वो नहीं है। सेक्स रेशियो इज क्या है? सेक्स रेशियो Sir, male and female. हाँ ठीक है, आपको पता है, तो ये आप निकाल पाएंगे शबनम? Yes, sir. वाह सर, आगे चले सर। शबू में क्या पढ़ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. आवाज कट रहा है तुम्हारा। ये 15 पॉइंट प्रोग्राम है, यहाँ पे कुछ चीजें आप देखिएगा कि इनहांस करना है अपॉर्चुनिटी एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज का, इनकी कंडीशन इंप्रूव करनी है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल इंसिडेंट बाय पोस्टिंग पुलिस ऑफिशियल्स फॉर सिक्युलर रिकॉर्ड्स, प्रोसिक्यूशन फॉर कम्युनल ऑफेंस। तो एक तरह से आप देख रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम आया था, और ये 2006 में रिवैम्प हुआ था जब मनमोहन सिंह जी थे। समझ में आ रहा है? और उन्होंने कहा था कि 50% अगर 100 रुपए उनके पास है तो 15% जो रुपए होंगे वो माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में लगाया जाएगा। आगे चले छबूनिया। Yes, sir. तुम्हारा आवाज क्यों कट रहा है शब्दों? हेलो, Sir, network होगा शायद. am I audible to you Yes, sir. completely or partially? हेलो, Sir, you are completely audible to me. तो मेरे भाई अब आगे देखो, सच्चर कमेटी क्या है? आपको कभी बताया है सच्चर कमेटी के बारे में? No, sir. सच्चर कमेटी वो कमेटी है जो ये कंडीशन देखती है कि मुसलमानों की कंडीशन कैसे अच्छी की जाए। और सच्चर कमेटी जो है उनका क्या रिकमेंडेशन था कि कंडीशन ऑफ मुस्लिम इज वर्स देन एससी एंड एसटी इन इंडिया। ये बताया है नहीं बताया? Yes, sir. बताया था आपको? Sir, ये condition के बारे में पढ़ा था हमने. लेकिन सब भूल गए। अभी बताओ मुस्लिम कितना परसेंट है पॉपुलेशन का, इंडियन पॉपुलेशन का? पिछले स्लाइड में देखा था या पिछले के पिछले में देखा होगा, कितने परसेंट है मुस्लिम अभी करंट? 17. 14% है, और वो बोल रहा है कि 17 और बिटवीन 17 एंड 21% हो जाएंगे बाय 2100 मुसलमान लोग। लेकिन कंडीशन बहुत खराब है, 14% ये है पॉपुलेशन में, लेकिन 2.5% ये इंडियन ब्यूरोक्रेसी का पार्ट। एजुकेशन लेवल भी देखोगे सबसे कम इनका है, तो इनका ये विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंसे हुए हैं। ये हम और पढ़ेंगे जब हम कम्युनलिज्म टॉपिक पढ़ेंगे। विशियस साइकिल, वर्चुअस साइकिल, कम्युनलिज्म टॉपिक है GS1 में। आगे चले छबुनिया। Yes, sir. छबुनिया, छबुनिया देखो क्या लिखा है इसमें। Sir, budget session. यार छबुनिया एक काम करो ना, हेलो हेलो, अनम्यूट करो पहले। Yes. तुम ना लॉग Yes, sir. आउट करके लॉग इन करो फटाफट, आवाज कट रहा है तुम्हारा, ठीक है? Okay, sir. अरे यार ये तो लॉग इन नहीं कर पा रही। हेलो हेलो, Hello, sir. Am I audible? यस यू आर टोटली ऑडिबल। बजट जो अभी हमने देखा कि बजट नाम का वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, दे यूज द वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद ये रखिएगा कि 2017 से पहले तक क्या होता था, इनफैक्ट 2017 तक क्या होता था कि रेलवे बजट और जनरल बजट होता था। ये आपको पहले भी बताया मैंने, बताया कि नहीं बताया? जब हम Yes, sir. Yes, sir. 67 बीपीएससी का पेपर डिस्कस कर रहे थे, देयर आल्सो वी हैव डिस्कस, एक Hmm. क्वेश्चन था कि कब रेलवे बजट से मतलब मर्ज हो गया 2017 में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्यों मर्ज किया। पहले एक सर्टेन पोर्शन होता था कि 30% मतलब 25% 30% जो है जनरल बजट का वो रेलवे बजट है। अब लेस देन 1% है वो जनरल बजट का, तो कोई सेंस नहीं बनता है उसको अलग करने का। ऐसा तो फिर एग्रीकल्चर अलग कर दो, डिफेंस अलग कर दो। सो दैट्स व्हाई दे मर्ज्ड इट। ईयर याद रखिएगा, ईयर पूछा है 67 बीपीएससी में, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कब ऐसा हुआ था ये भी याद रखिएगा कि 1924 से स्टार्ट हुआ था, और एक्वर्थ कमेटी की रिपोर्ट पे। आगे चलें। Yes, sir.
वेरी गुड। ये बजट 2021 है, ये हमारे अभी काम का नहीं है। आपके काम का क्या है कि ये अभी देखो तुम्हारे यस पास सर। टाइम थोड़ा कम है ना, टेस्ट है, जो भी टेस्ट सीरीज तुम दे रहे हो, एक सेक्शनल टेस्ट होता है। सेक्शनल टेस्ट में ये देख लेना कि कौन से टेस्ट सीरीज का सेक्शनल टेस्ट जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे है। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाला वो सेक्शनल टेस्ट दे देना, उसको ढंग से रिवाइज कर लेना, दैट्स इट। उसमें 0 मार्क्स भी हैं, डजंट ओके मैटर एट ऑल, हमें बस वो पेपर रिवाइज करना है। तो उससे इकोनॉमिक सर्वे और बजट ओके। तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? यस सर। दे पाओगे बेटा? यस सर, यस सर। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हिच सर सी। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये जो है ना बी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये पब्लिश करती है यूनियन बजट। डिपार्टमेंट ऑफ, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स तुम देख रहे हो सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स पब्लिश करता है बजट, पब्लिश करती है बजट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स, तो क्या सर लिखोगे, कौन ऑप्शन सी में मिनिस्ट्री? फाइनेंस एंड कॉमर्स। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ सर फाइनेंस बेटा, अभी तो फाइनेंस। देखा ना यहाँ पे। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डीए रखती है, ठीक है? हेलो, ओके सर। ओके सर। अब देखिए बजट में ना, यस सर। बजट में कुछ पार्ट है सर। बजट में हमने ये आई थिंक पहले भी डिस्कस किया होगा कि एक पार्ट है रेवेन्यू का, फिर एक पार्ट है कैपिटल का, ठीक है? रेवेन्यू पार्ट, यस कैपिटल यस। पार्ट। उसमें रेवेन्यू में भी पार्ट है कि रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना? और फिर यहाँ पे कैपिटल रिसीट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये कभी यस पढ़ा यस। है, कभी सुना है? यस सर, क्लास 12th में पढ़ा था। फर्स्ट में, ओके। सो रेवेन्यू रिसीट में क्या है, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आ रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? रेवेन्यू रिसीट में दो पैसे हैं, एक टैक्स से पैसा आता है, एक नॉन टैक्स से पैसा आता है। टैक्स में भी दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो, यस ये इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों का मिक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यस क्या यस। होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सर डायरेक्ट टैक्स जो इंस्टीट्यूशंस क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जो हम जैसे बिस्किट लिया ये सब में पे करते हैं। हाँ, तो डायरेक्ट टैक्स की दो डेफिनेशन है, जो भी याद रखिए। डायरेक्ट टैक्स का पहला डेफिनेशन क्या कहता है कि मान लीजिए इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। इनकम टैक्स आपके कॉर्पोरेट। ऊपर, हाँ, इनकम टैक्स आपके ऊपर मांगा गया, आपने ही पे किया। सो द टैक्स विच इज पेड बाय द, जो जिसको पे करना है वही पे कर रहा है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई गुड खाया, पार्ले जी, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कोई भी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा था, तो पार्ले जी खाया, टैक्स लग रहा है पार्ले जी पे, लेकिन पे आप कर रहे हो, ठीक है? टैक्स लग यस रहा है उस पे जिसने की पार्ले जी बनाया था, लेकिन पे आप कर रहे हो। तो इस केस में क्या हो गया, ये यस इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। यू आर, somebody else is paying the taxes, जो टैक्स किसी और को यस पे करना है उसके बदले कोई और पे कर रहा है। दूसरा जो डेफिनेशन जो इजी है याद करना, कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो चार्ज होता है कंपनी या इंडिविजुअल्स पे। डायरेक्ट टैक्स यस इज यस। चार्ज ऑन कंपनी और इंडिविजुअल्स, ठीक है? जैसे कंपनी पे लगाया कॉर्पोरेट टैक्स, तुम्हारे ऊपर लगाया तुम्हारे इनकम पे इनकम टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन गुड्स और सर्विसेज, ठीक है? ये उसका दूसरा डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन था कि जो यस पे सर। कर रहा है, जिस पे लगा वही पे कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स। जिस पे लगा कोई और पे कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर दूसरा डेफिनेशन है डायरेक्ट टैक्स का, वो कंपनी और इंडिविजुअल पे चार्ज होता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज होता है, ठीक है? तो ये एक रेवेन्यू हो यस गया, सोर्स हो गया रेवेन्यू रिसीट में। इन नॉन टैक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ मतलब होता है ना, इंटरेस्ट कमाती है। मान लीजिए बांग्लादेश को उसने कुछ लोन दिया, लोन पे कुछ इंटरेस्ट कमा रही है। फिर जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था कि बीच में मास्क नहीं पहनते थे तुम तो फाइन लगा देते थे, मुंह दिखाई का फाइन लगता था। किसका फाइन लगता था? मुंह दिखाई का। मुंह दिखाई का। तो ये सब फाइन वाइन जो है ये नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आते हैं। गवर्नमेंट का बहुत सारे पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्टमेंट है, वहां से जो पैसा आया नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। फिर एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को। जो डे टू डे उनका एक्सपेंडिचर है, जैसे मान लो सैलरी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं, डिफेंस का कुछ एक्सपेंशन है, तो ये सब आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, एसेट क्रिएशन। एसेट क्रिएशन का क्या मतलब है, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई मतलब पॉन्ड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, एसेट क्रिएशन अगर हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा है ना? डे टू डे एक्सपेंसेस में जो यस गवर्नमेंट का खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब ये कैपिटल रिसीट क्या है? कैपिटल रिसीट में क्या है कि अगेन गवर्नमेंट ने कुछ लोन लिया, ठीक है? अब जैसे हमने क्या देखा था कि गवर्नमेंट ने मान लीजिए लोन दिया था मालदीव्स को, मालदीव्स ने इंटरेस्ट भी दिया और प्रिंसिपल भी लौटाया। तो जो इंटरेस्ट लौटाया वो तो रेवेन्यू रिसीट में आता है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट लौटाया था वो कैपिटल रिसीट में आता है, ठीक है? तो ये कुछ अभी आप देख लीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और ये वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी हम ये बात कर रहे थे बजट के दो पार्ट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू में टैक्स और नॉन टैक्स, और कैपिटल रिसीट में कि रिकवरी ऑफ लोन, लोन रिकवर कर लिया, लेकिन लोन पे जो इंटरेस्ट उनको मिला, इंटरेस्ट आता है रेवेन्यू रिसीट में। जो लोन अमाउंट रिसीव किया वो आता है कैपिटल रिसीट में। समझ में आ रहा है ना? मान लो तुमने किसी को 100 रुपए लोन दिए, वो तुमको 120 रुपए लौटाता है, तो जो तुम्हारा 20 रुपए है वो हो गया रेवेन्यू रिसीट,
और जो तुम्हारा 100 रुपए तुमको वापस मिला वो तुम्हारा कैपिटल। कैपिटल। ठीक है? तो यही बातें हैं बजट में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट का क्या मतलब होता है कि हर एक मिनिस्ट्री का कुछ डिमांड होता है। ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छे से पढ़ लो, पॉलिटी, इकोनॉमी दोनों हो रहा है तुम्हारा। डिमांड फॉर ग्रांट का मीनिंग क्या होता है कि हर एक मिनिस्ट्री का डिमांड होता है कि मेरे मिनिस्ट्री को इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। और उसमें अगर लगता है कि वो ज़्यादा पैसा माँगती है, तो ये जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, एमपीज़, ये कट मोशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कट मोशन मतलब उनको लगता है कि नहीं यार आप ज़्यादा पैसा माँग रहे हो, आप थोड़ा कम करो उसको। तो उसमें आएगा पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, टोकन कट, बात करेंगे। एप्रोप्रिएशन बिल का क्या मतलब है? हमने देखा था कि कोई भी पैसा जो निकल रहा है मैक्सिमम वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल रहा है। पैसा निकालने के लिए उनको पहले पार्लियामेंट से परमिशन लेना होता है। वो जो परमिशन लेते हैं वो ये बिल पास करने के थ्रू लेते हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसा निकाल सकते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल जो है आर्टिकल 266 में आता है। ठीक है, 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी था। ये जो तुम्हारा 10 मिनट बचे हैं शब्बू, थोड़ा हमें लगता है कि कल नेक्स्ट क्लास भी हमें लगेगा। तुम्हें क्या लगता है? ओके सर। यस सर। हाँ, और फाइनेंस बिल आर्टिकल 265 में। फाइनेंस बिल में जनरली टैक्स वैक्स की बातें होती है, बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, ये वो। एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट बजट, आउटकम बजट, एटसेट्रा एटसेट्रा। आउटकम बजट का क्या मतलब होता है? जो तुम पैसे वैसे ले रहे हो उसका कुछ रिजल्ट भी आ रहा है नहीं आ रहा, तो आउटकम देखने के लिए। ठीक है, अब हम कुछ और बातें करते हैं फटाफट। इसको देख लीजिए फटाफट, शबू मियां। शबू मियां, तुमको बोला था रूटीन भेजने अपना, तुम सुनता नहीं है आजकल, बात बदमाश हो गया है तुम। सर रूटीन, हाँ, सर अभी तो पढ़ना ही पड़ता है ना सुबह से शाम। कोई रूटीन नहीं है अभी तुम्हारा। अरे, सर। हम्म, चलो एग्जाम के बाद भेज देना, ठीक है? यस सर, यस सर। आगे चले। यस सर। वेरियस स्टेजेस, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन, वोटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा देख लीजिएगा इसको। हम अभी डिमांड फॉर ग्रांट बोल रहे थे, फटाफट देखो इसमें क्या लिखा है। यस सर। सर कट मोशन। ठीक है, ये बहुत स्पेशल चीज है, इस पे कोई भी नहीं बोल सकता, ये लोकसभा का पावर है। मतलब तुम देख रहे हो राज्यसभा के साथ बहुत मतलब बेईमानी हुई है, लेकिन हम आगे भी देखेंगे कि राज्यसभा के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स है जो लोकसभा के पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता, वो वोट नहीं कर सकता डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, ये सारा डिस्कशन लोकसभा में होता है। कट मोशन का क्या मतलब है? मिनिस्ट्री मांगेगी हमको इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा मिले या नहीं मिलेगा उस पर रोक डिस्कशन सकते चलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें कट हैं। मोशन में, ओ तुम पहले पढ़ लो शबू मियां। यस सर। अरे यार ये क्या आदमी है, कुछ आदमी कंटिन्यूअस मैसेज भेजते हैं, मैं नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ फिर भी मैसेज भेजते हैं। अब इसमें क्या करूँ, जान दे दो अपनी। इग्नोर करो सर। हाँ यार, कुटु 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 आवाज आता है, ब्लॉक भी नहीं कर सकते बिल्कुल, अच्छा नहीं लगता है। चलो वही करे, डिमांड फॉर ग्रांट। आगे चले। अब यहाँ पे कट मोशन का मीनिंग यस। समझा है ना, कट मोशन क्या होता है? यस सर, उसको रिड्यूस करने का रिक्वेस्ट करना। हाँ, पॉलिसी कट मोशन होता है। कि बहुत सारे कट मोशन होते हैं। पॉलिसी कट मोशन मतलब कि ये जो लोग एमपीज हैं ये देखेंगे, बोलेंगे यार ये तुम क्या फालतू पॉलिसी बनाया हो, आई डोंट अप्रूव दिस पॉलिसी। तो आपका ना अमाउंट रिड्यूस कर देते हैं, अमाउंट रिड्यूस टू ₹1। मतलब आपने मांगा था 1 करोड़ रुपए और घटा के उन्होंने कर दिया ₹1। ₹1 मतलब आई डिसअप्रूव योर पॉलिसी, दिस इज कॉल्ड पॉलिसी कट मोशन। समझ आ रहा है? फिर एक होता है यस सर। इकोनॉमिक कट मोशन। उसमें क्या होता है कि अमाउंट रिड्यूस बाय सम अमाउंट। अमाउंट जो आप पैसा मांग रहे हो, इट इज रिड्यूस्ड बाय स्पेसिफाइड पोर्शन। मतलब आप जितना पैसा मांग रहे हो 1 करोड़, उतना तो नहीं दे पाएंगे, 80 लाख दे देंगे आपको। तो 20 करोड़ हम कम कर देते हैं, मतलब 20 लाख हम कम कर देते हैं। ये हो गया इकोनॉमिक कट मोशन। फिर एक होता है टोकन कट मोशन, कि सब कुछ ठीक है, थोड़ा एक स्पेसिफिक ग्रीवांस है हमारा, एक दो छोटे मोटे ग्रीवांस है, तो ऐसा करते हैं 100 रुपए से घटा देते हैं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ मांगा था, तो 99 लाख समथिंग समथिंग 99,000 जो भी है, 900 रुपए, मतलब अमाउंट 100 रुपए से हम घटा देंगे। याद ये रखिएगा, अमाउंट रिड्यूस बाय ₹100, और यहाँ पे लिखा है अमाउंट रिड्यूस टू ₹1। तो दोनों में अलग फर्क है। पॉलिसी यहाँ पे घटा के 1 रुपए कर दिया है, और टोकन कट में क्या है कि हमने टोकन अमाउंट हटाया है, बस 100 रुपए हटाया है। सब कुछ ठीक था, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा था छोटा सा, इसीलिए 100 रुपए हटाया। समझ में आ रहा है? यस सर। इसको सर वो देखो फटाफट। कंपलसरी नहीं है, 100 रुपया ही होगा ना, वो उनके हिसाब से कितना भी होगा नहीं, वो सौ या रुपए घट 100? 100 रुपए घटा के वो एक्चुअली में ये बताना चाह रहे हैं कि हमें एक छोटा सा इश्यू था, इसलिए 100 रुपए कम कर दिए, बाकी सब कुछ ठीक है। फटाफट देखो इसको, नहीं इसी वो वजह तो से। मैं समझ गई सर, लेकिन टोकन कट मोशन में हाँ, एक्चुअल में अगर उन्होंने कितना भी अमाउंट मांगा होगा उसमें से उनका प्रिसाइज एक अमाउंट बोल के वो लोग घटाएंगे, या सौ हर रुपए का, सौ टोकन रुपए कट का मोशन में 100 ही होगा? 100 ही होगा।
टोकन का मतलब ये होता है कि हमें बस एक छोटा सा ग्रीवांस है, हम 100 रुपए काट रहे हैं, जैसे 101 रुपए तुम जाके देते हो शादी में, तो वो क्या है, टोकन मनी ऐसे दे रहे हो तुम। ये थोड़ी है ना कि मैं खाऊंगी 100 रुपए का इसीलिए 101 रुपए दे रही हूँ, या मैं 101 रुपए दे रही हूँ 201 रुपए का खा के आऊंगी। वो टोकन है, टोकन अमाउंट है। तो 100 रुपए से काट लिया, सब कुछ ठीक है, बस 100 रुपए से काट के हम ये दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ छोटा सा इशू था, इसीलिए 100 रुपए काट दिया। ठीक है, आगे चले छब्बू। यस सर, यस। वाह 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 वाह, तुम भी वैसे आदमी हो जो शादी में जाते हो तो 100 रुपए दिया है तो 200 खा के आऊंगी, ऐसा सोचते हो? नो सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। आगे चलें, ये बातें चल रही हैं ये वो यस इतना। सर। चल मेरे भाई, एप्रोप्रिएशन बिल हमने अभी बात की थी। एप्रोप्रिएशन बिल का क्या मतलब है कि आप गवर्नमेंट का काम नहीं चलेगा जब तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे ना निकले, वहीं सारा पैसा जा रहा है। और वो पैसे निकालने के लिए जो बिल पास होता है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। ये बिल है 266 में, फाइनेंस बिल है टैक्सेशन का। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या था छब्बू मियां? अरे मेरे भाई, छब्बू मियां गायब हो गया। यस, नहीं नहीं सर, यही हूँ। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम था बजट ना? यस सर। नहीं, एक्चुअली बजट नहीं है सर, वही एनुअल फाइनेंशियल। अरे वाह छब्बू, अब देखो, ये जो कोई भी चीज है सरकारी काम है, थोड़ा टाइम लगता है। मान लो इन्होंने बिल पास किया, 2 महीने लग गए, और अब ये बिल वो चल रहा है बजट सेशन में, हो सकता है कि अप्रैल एंड मई एंड तक पैसा आए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, और हो सकता है ये बिल पास होते होते अप्रैल एंड लग जाए या मई स्टार्टिंग लग जाए। और जो साल है वो स्टार्ट हो चुका है, साल स्टार्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। तो पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास अगर ये अभी तक बिल ही पास नहीं हुआ है? तो इसके लिए क्या होता है कि टेम्पररी कुछ पैसा सरकार को दे दिया जाता है। ठीक है, टेम्पररी कुछ पैसा जो सरकार को दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए, उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। इसको फटाफट देख लीजिए एक बार। शबू मियाँ, एडवांस पेमेंट। शबू मियाँ। सर, एडवांस पेमेंट जैसा। एडवांस पेमेंट नहीं, जैसा नहीं, मतलब कि मान लीजिए मई तक होगा आपका, आपको 1.5-2 महीने का चाहिए पैसा, तो हम आपको 2 महीने का पैसा दे देते हैं। खर्चा कैसे चलाओगे? मान लो बाबूजी यस का सर, पैसा यस। आने वाला है, आया नहीं है, तो किसी से तो उधार ही लोगे। तो ये वोट ऑन अकाउंट एक यस तरह सर। से वो पैसा है, तो दे दिया जाता है जनरली 2 मंथ का कि आप खर्चा भी निकालो, टेंशन मत लो, हम हैं। समझ में आ रहा है? सर, कहाँ कहाँ से, कौन से अकाउंट से निकालते हैं सर? अरे छब्बू मियाँ, ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछ दिया तुमने। ये कहाँ से निकालते हैं? कंसोलिडेटेड फंड से ही निकालते होंगे, लेकिन ये 2 मंथ का अकाउंट, 2 मंथ का अमाउंट को दिया जाता है। इसके लिए उतना नाटक नहीं करते हैं कि पूरा प्रोसेस नहीं देखा जाता है, लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल में बहुत बड़ा अमाउंट आता है, साल भर का पैसा आता है, बहुत पैसा होता है वो। तो वो जब तक पास नहीं होता ये पैसा उनको दे देते हैं। कहाँ से देते हैं ये तो अभी तक किसी ने नहीं पूछा था, तुम पता करना। देना आई थिंक कंसोलिडेटेड फंड से ही देना चाहिए, और तो कहीं से देंगे इतना पैसा आएगा। तो चलो इसको देख लो ओके फटाफट। सर। अब एक होता है टर्म एंटरिम बजट। एंटरिम बजट का क्या मतलब होता है कि जिस साल की सरकार जाने वाली होती है, जैसे 2014, 2019, इस साल तो सरकार जाएगी ना, नई सरकार आएगी, यही होता है ना 2009। यस सर, यस तो सर। उसमें ना सरकार, अब जैसे मान लो कि एक मतलब होने वाला है इलेक्शन जून में, और मार्च में इनको बिल पास, मतलब ये बजट पास करना है, तो पूरा साल का क्यों बजट पास करेंगे? क्योंकि गारंटी नहीं है ना कि जून में ही वापस आएंगे। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तब वो इंटरिम बजट पास करते हैं। इंटरिम बजट का क्या मतलब है कि छोटा सा बजट होता है, ये ज्यादा बड़ा बजट नहीं होता है जैसा कि नॉर्मल बजट होगा, और इसमें सारी चीजें नॉर्मल बजट के जैसी। तो लेकिन उस साल पास होता है जिस साल इलेक्शन होने वाला होता है। तुम्हारे यहाँ क्या खुड़ू खुड़ू आवाज आ रहा है? सर वो नीचे। सर मैं म्यूट कर लेती नहीं नहीं, म्यूट तो मत करो, पहले स्लाइड को देख लो एक बार। हूँ। यस सर। इंटरिम बजट समझ में आ रहा है वो किस साल आता है? सर जिस द- जिस साल इलेक्शन होगा बेटा, जिस साल लोकसभा का इलेक्शन होगा उस साल आता है वो जनरली। वो पूरे साल का पैसा वो नहीं निकालते। जैसे मान लो पूरे साल का है, 1 लाख करोड़ चाहिए सरकार को अपना गवर्नमेंट चलाने के लिए नॉर्मल ईयर में। तो अब वो यस सर। जब इलेक्शन ईयर है तो इतना पैसा क्यों लेंगे? हो सकता है वो दूसरी कोई गवर्नमेंट आए, वो नया बजट कुछ लेके आए, तो उसमें हो सकता है वो बोलेंगे मेरे को 20,000 करोड़ ही दे दो। तो ये जो 20,000 करोड़ इन्होंने पास किया ये इंटरिम बजट हो गया, क्योंकि ये पूरे साल का नहीं ले रहे हैं, 3-4 महीने का ले रहे हैं ये। हो सकता है अगली गवर्नमेंट आए यस वो सर। नया कुछ पास करे। तो इंटरिम बजट सब कुछ सेम होता है, बजट जैसा ही, लेकिन अमाउंट थोड़ा कम होता है। ठीक है ना? तो यही बात कर रहे हैं वहां पे। वोट एन अकाउंट जो है सिर्फ पैसे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। वोट एन अकाउंट मतलब 2 महीने का पैसा हमको दे दो जब तक कि अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? जा गया सब लोग। छबू मियाँ, यस सर, आगे यस। आगे चले छबू मियाँ। यस सर, यस सर। वाह वाह वाह, जैसे इंटरिम बजट 2019 में आया था,
ठीक है, तो ये छोटा बजट था, उतना बड़ा बजट नहीं था, सब कुछ सेम है बजट जैसा ही, लेकिन पैसे वैसे थोड़े कम होंगे। लेस देन 1 मिनट बचा छब्बू मियाँ। तो अभी हम ना नेक्स्ट यस क्लास में सर, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे 362 से, याद रख लेना, लिखने दो कहीं। यस सर, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो पाएगा हमारा? यस सर, हो जाएगा? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमें खत्म करना है और उसके बाद हमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट देखना है, उसके बाद हम इकोनॉमी देखेंगे, फिर साइंस एंड टेक देखेंगे, ठीक है? ओके सर, चलो बालक, मिलते हैं फिर कल। बाय बाय। ओके, थैंक यू सर, बाय सर।